नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य आमला न्यूज़ चैनल। बिहार के युवाओं की क्या समस्या है? बिहार से युवा पलायन कर रहे हैं। बिहार में विकास की बात होने के बावजूद भी पलायन की जो स्थिति है जारी है। इन सारी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गोपालगंज कुचायकोट के युवा साथी ऋषिकेश पांडे जी हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। आप एक युवा हैं। बिहार से लगातार युवाओं का पलायन हो रहा है। पलायन का खास वजह? पलायन का खास वजह है कि यहाँ पे रोजी रोजगार के लिए कोई पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। और जो व्यवस्था है वो भी कम संसाधन है, जिसके वजह से युवा जो है वो पलायन कर रहे हैं, ठीक है ना। इस पलायन में सरकार की उदासीनता भी कोई भूमिका रखती है? बिल्कुल रखती है। जो भी सरकार है, लास्ट ईयर आरजेडी की सरकार देखी जाए या अभी वर्तमान में बीजेपी और नीतीश जी की सरकार देखी जाए, तो सरकार ही जो विधायक हैं वो पॉलिसी बनाते हैं, कोई बड़ी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करते हैं, जो कंपनी आए, इंडस्ट्री लगाए, उससे यहाँ के जो भी युवा हैं उनको रोज़गार मिल सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसमें सरकार की तो भूमिका होती है। सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दावे कर रहे हैं कि बिहार से पलायन 90% से ज़्यादा रुक गया, लोग वापस लौट रहे हैं। आप इस बयान को किस रूप में लेते हैं? सर, ये एक राजनीतिक बयान है। जो भी पार्टियां पक्ष में रहती हैं वो अपने पार्टी के लिए अपने फेवर में बयान देती हैं, लेकिन अगर हकीकत तौर पे देखा जाए तो बहुत सारी पलायन हो रही हैं और लगातार हो रहा है। अभी हाल में जो जातीय जनगणना हुआ है बिहार में, उस जनगणना के अनुसार बिहार से सबसे ज़्यादा सवर्ण पलायन किए हैं और सबसे कम दलित लोग पलायन किए हैं। इस सवर्ण के इस पलायन का क्या वजह हो सकता है? सवर्ण के पलायन का मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो राजनीतिक में इसकी भागीदारी ना होना सबसे बड़ी वजह हो सकती है। और दूसरी वजह यह है कि कोई भी राजनीतिक दल है वो सवर्ण के लिए अगर आप देखा जाए तो 1 या 2 सीटें दे रही हैं। अगर उनकी भी बात अगर सदन में उठेगी ही नहीं तो ये जो बड़ा कारण हो सकता है। जब तक उनकी आवाज़ को कोई नहीं उठाएगा, कोई उनकी बात को नहीं रखेगा, तो पलायन तो बढ़ेगा। बिहार में अधिकतर शैक्षणिक संस्थान हैं, अधिकतर मेडिकल के जो अस्पताल हैं सरकारी, ज़्यादातर जमीन का जो दान करता है वो सवर्ण समाज के ही लोग हैं। लेकिन आज सवर्ण समाज राजनीतिक हाशिए पर है, इसका क्या वजह? इसका वजह यह है कि पहले जो सवर्ण समाज ने सार्वजनिक विकास के ऊपर, सर्वांगीण विकास उसको कह सकते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और राजनीति में फोकस नहीं किया, जिसके वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई, ठीक है ना। क्योंकि जो नेतृत्व करता था उसको ये लगा कि नहीं, देश का ही विकास सर्वोपरि है, समाज का विकास जो है वो सेकेंडरी रखा। और ये जो है एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अगर जिस तरीके से आज हर एक समुदाय का एक एक संगठन बन रहा है, उस तरीके से सवर्ण समाज का भी एक संगठन होता, जिससे कि वो अपनी बात को रखता और इस बातों को समाज में रखता, तो समाज के युवा जुड़ते और इसका परिणाम कुछ बेहतर होता। बिहार से जो लोग पलायन कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा दिल्ली और सबसे कम दक्षिण भारत का चॉइस करते हैं। दिल्ली जाने का क्या पर्पस होगा? देखिए, अभी क्या है, अभी जब से एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भूचाल आया है, ठीक है ना, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्रांति, नेट की दुनिया आ गई है, तो इसमें सबसे अगर जल्दी कोई रोज़गार मिल रहा है तो वो आईटी डिपार्टमेंट का है। और आईटी का सबसे ज़्यादा जो संसाधन है वो महानगरों में ही है। जैसे आपने दिल्ली की बात की और साउथ में बात किया तो बेंगलोर हो गया। सबसे ज़्यादा आईटी कंपनियां भी यहीं हैं, ठीक है ना। दिल्ली एनसीआर में और बेंगलोर में कोई ऐसी आईटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनियां, जिसका एक ऑफिस जो है वो बेंगलोर में ना हो, ठीक है ना। तो इसके वजह से जो युवा हैं वो पलायन कर रहे हैं और ख़ास करके दिल्ली और बेंगलोर उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रह रही है। आप गोपालगंज से हैं। गोपालगंज में जिस विधानसभा से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ की आज विकास की क्या स्थिति है? देखिए, वहाँ काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल बिहार की बात करें तो कुचायकोट विधानसभा में काफ़ी अच्छा विकास है, उसमें नो डाउट।
विकास का पैमाना क्या कहते हैं? सड़क का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, या फिर शैक्षणिक व्यवस्था, लोगों का पेट भरने की व्यवस्था, कौन सा विकास कहला सकता है? देखिए, इसमें सब चीज़ शामिल है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक विकास का कोई मतलब नहीं है। सरकार का काम है रोड बनाना। रोड बनता है तो उससे रोजगार के लिए अगर कोई आदमी 50 किलोमीटर रोजगार करने जाता है तो वो सब भी सही समय से रोजगार करने के लिए जाएगा और सही समय पर अपने घर वापस आएगा, तो उसकी आय जो होगी वो निश्चित तौर पे बढ़ेगी। और जब आय बढ़ती है तो उसकी मानसिक विकास भी होता है। वो अपने बच्चों को पढ़ाने पे फोकस करता है। बच्चे जब पढ़ते हैं तो उसके घर की जो है सामाजिक स्थिति भी सुधरती है। तो इस तरीके से जो रोड हो गया या फिर जो रोजगार की स्थिति हो गई या फिर भोजन पानी की व्यवस्था हो गई, ये सब विकास में शामिल है। बिहार में आए दिन शैक्षणिक संस्थान जो सरकारी हैं वो या तो बंद हो रहे हैं या फिर किसी दूसरे दूर के विद्यालयों में मर्ज हो रहा है, जिससे पढ़ना जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा ग्रहण करना मौलिक अधिकार है, वह उसका हनन हो रहा है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, शिक्षा जो है मेरे हिसाब से आजकल एक व्यवसाय बन गया है। पहले शिक्षा लोग ग्रहण करके व्यवसाय करता था या व्यवसाय के लिए बाहर निकलता था, लेकिन आज शिक्षा ही व्यवसाय बन गया है। आजकल आप देखेंगे तो बहुत ऐसे सरकारी संस्थाएं हैं जो एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही हैं, या बहुत ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जो महानगरों में ही एफिलिएशन मिल रहा है और वो ओपन हो रहा है और उसकी फीस लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कि आम लोगों के जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना। और ये सीधा सीधा ये उसका कोई विज़न नहीं है। जब तक गांधी जी ने भी कहा था कि जो शिक्षा है वो रोजगार उन्मुखी होनी चाहिए, लेकिन आजकल रोजगार उन्मुखी कोई बात ही नहीं है। हम टेक्निकल करके भी वहीं घर बैठे हैं, आप नॉर्मल जो ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के भी घर बैठे हैं। ठीक है ना। अगर हम कोई MBA BBA भी कर रहे हैं तब भी हम घर बैठे हैं। तो इस तरीके से जो सारी पॉलिसी जो बननी चाहिए, जो एजुकेशन की जो पॉलिसी है, ये कम से कम टेक्निकली बननी चाहिए, और टेक्निकली बनने के बाद उनके रोजगार के लिए कोई कंपनी हो जो वहाँ पे नेतृत्व करती हो, उसमें फॉर्म आए, बच्चे भरें। आजकल आप बिहार में ही देख रहे होंगे, एक एक फॉर्म 1-1 साल के बाद एग्जाम हो रहा है और 3-3 4-4 बार कैंसिल हो रहा है, यानी 3 साल और 4 साल बच्चे पीछे गए। और ये जो 3 साल में हर साल लगभग बिहार में 20 लाख बच्चा +2 का और 10th का एग्जाम देता है, ये कहाँ जाएगा? हर साल यानी 20 लाख बढ़ेगा तो रोजगार मतलब बेरोजगारी तो बढ़नी तय है। आप शैक्षणिक कार्यों से जुड़े हैं, आप कंसल्टेंसी का भी काम करते हैं। बिहार के युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिहार के युवाओं के लिए कहूँगा कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो। सरकार आपके लिए एक प्लेटफॉर्म दे सकती है जो कि अभी सरकार प्लेटफॉर्म आपको नहीं दे रही है। तो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अपनी शिक्षा के अकॉर्डिंग जो शिक्षा आपने प्राप्त किया है उसको देखते हुए आप अपने रोजगार पे फोकस करिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, सेल्फ बिजनेस मैन बनेंगे, तभी जा करके एक सर्वांगीण विकास होगा, आपके प्रदेश का भी होगा और आपके समाज का भी होगा और आपके परिवार का भी होगा। सही कंसल्टेंसी नहीं मिलने के वजह से बिहार के युवाओं को लोग ठग लेते हैं, या युवा भी ठगी महसूस करते हैं, उनके भी पैसे डूब जाते हैं। तो युवा जो है, जो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं, करवाने की इच्छा, वो कहाँ जाएं और उनके पैसे जो हैं वो सदुपयोग हो, इस पर कुछ बताएं। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आज इस तरीके की मामला बहुत सामने आती है, तो एक मानक होता है कि आप सही कैरियर काउंसलर का चुनाव करें आप। और आजकल क्या होता है कि कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी अनपढ़ भी आज एक कंसल्टेंसी ऑफिस चला लेता है और अपने आप को लिख देता है कैरियर काउंसलर। बट कैरियर काउंसलर का मतलब ही है कि आप उसके योग्यता के अनुसार, उसकी बौद्धिक विकास के अनुसार उसकी कैरियर को आप सेलेक्ट करें। ये बहुत ही मतलब कम ही देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में कहूँगा कि अगर कभी भी आप अपने कैरियर काउंसलर का चुनाव कर रहे हैं तो सबसे पहला माना किया है कि उसकी वेबसाइट को चेक करें, वो कितने साल पुराना है, क्या है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन है तो उसका एक प्रॉपर कंपनी अकाउंट है कि नहीं है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये सारी चीज़ों को देख करके ही आप उसका चयन करें। ठीक है ना। उससे बात करें, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बात करें और
उसकी ऑथेंटिसिटी जब आपको मिलती है तभी आप उसके साथ आगे बढ़ें। आप जिस विधानसभा से हैं उस विधानसभा में आज के डेट में आप अपने विधायक से सबसे ज़्यादा विकास किस और फोकस करने कहेंगे? देखिए, मैं विधायक जी से कह सकता हूं कि एजुकेशन पे थोड़ा और फोकस हो। ऑलरेडी उन्होंने प्रयास किया था, सैनिक विद्यालय भी हमारे यहाँ आया और पॉलिटेक्निक विद्यालय भी आया। ये उनका बहुत ही अहम कदम था और युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं वो। और मैं तो उनको बोलूँगा कि एक अब रोज़गार पे फोकस किया जाए, जो चीनी मिल था या फिर बहुत सारी फैक्ट्रियों के ऊपर, इस पर काम करें तो युवाओं के लिए ज़्यादा बेहतर होगा और हमारा विधानसभा बहुत आगे जाएगा। बहुत जल्द बिहार में चुनाव है, संभावना है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे। आप बिहार के युवाओं को चुनाव के उद्देश्य से एक संदेश दें। मैं युवाओं को कहूँगा कि इस बार पार्टियों को ना देखते हुए कैंडिडेट को देखें, ठीक है ना। इसका फ़ायदा ये होगा कि कैंडिडेट जीतेगा और पार्टियां हारेगी, ठीक है ना। जब कैंडिडेट जीतेंगे और पार्टियां हारेंगी तो लोगों को और जो विधायक दल के नेता होंगे या विधायक होंगे उनको ये समझ में आएगा कि हमको काम करना चाहिए और जनता चाहती क्या है। ये मतलब मेरा सभी युवाओं से आग्रह होगा कि इस बार जो है अपना कैंडिडेट स्वयं चयन करें, किसी के बहकावे में ना आए। यानी दलीय उम्मीदवार को न देख करके वैसे उम्मीदवार को वोट करें जो आपके क्षेत्र में विकास करने का मादा रखता हो। ये भी कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई दलीय उम्मीदवार भी है और वो सुयोग्य हो, कर्मठ हो, शिक्षित हो और आप पिछले विधानसभा के कार्यों में रुचि रखा हो, जनता के टच में रहा हो, जनता के सुख दुख में काम आया हो, तो आप उसको भी वोट दे सकते हैं। बाहुबलियों पर आपका क्या राय है? देखिए, आजकल क्या है ना कि बाहुबली जो है कोई भी अपने नाम में बाहुबली लगा लेता है। कोई कैसे है ना? नहीं, आप बहुत सारे लोग हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप देख रहे होंगे, हर आदमी विधायक के पास जाता है, कहता है आप एक बाहुबली विधायक हैं। तो बाहुबली का अंतर ही होता है कि ऐसा नहीं है कि आप बाहुबल हो, आपके साथ 10 गन चल रहा हो, पुलिस फोर्स चल रही हो, इससे बाहुबली नहीं होता। बाहुबली जनता के लिए होना होता है। आप जनता के बीच में कितना लोकप्रिय हैं, ये आपको बाहुबली बनाता है मेरे हिसाब से। आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके व्यूअर को भी मेरा नमस्कार। जुड़े रहें, देखते रहें, हर एक मुद्दे पर बेबाक टिप्पणी के लिए यह चैनल कृत संकल्पित है और हमारे हर एक न्यूज़ पर आप कहां से देख रहे हैं और आपके मन में क्या भाव है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।